कुछ बोलना भाई एक बार। और भाई क्या हाल है? अरे क्या बात है, सुंदर आवाज। मचाएंगे आज। मेरा जब नेटफ्लिक्स जो मिला था, तुमसे ही जो मिला था, पहला एपिसोड आई रिमेम्बर जो सजेस्ट किया था कि मनी हाइस्ट देखो। उस टाइम हमको ऑनेस्टली मनी हाइस्ट का कोई आइडिया नहीं था और हम सोच रहे थे कि हाँ कुछ ऐसा शो देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखा, जो डिफरेंट है। फिर वो जो क्या बोलते हैं, इसमें नेटफ्लिक्स पे आता है ना, वो जैसे आप वहाँ पे कर्सर रखे तो फिर उसका थोड़ा 2 मिनट का क्लिपिंग दिखाते हैं, उसमें ही मतलब मेरे पे वो जो सीन है ऐसा कुछ मतलब अट्रैक्ट किया कि था कि हाँ ये तो अब देखना होगा। और मेरा जनरली होता है कि एक एपिसोड देखते हैं फिर हाँ अच्छा लगा तो हम जरूर कंटिन्यू करें। जैसे प्रिजन ब्रेक था, एक एपिसोड देखा, हमको सही लगा तो कंटिन्यू किया। मनी हाइस्ट का में ऐसा हुआ कि आधे में ही मैं हो गया भाई मैन ये तो देखना ही देखना है। यार मनी हाइस्ट ना, जब मेरे को मेरा भाई बताया था और मेरे ख्याल से मैंने वो 2018 में देखा था। एक साल बाद देखा था, जब सेकंड सीजन आने वाला था तब देखा था। और मेरे को याद है कि जब पहली बार मेरे भाई ने बताया तो उसने बोला कि ये शो देख, एकदम डॉन टू जैसा है। क्योंकि पता नहीं तुमको डॉन टू याद है कि नहीं, बट मेरे को डॉन टू ऐसा इंडियन मूवीज़ के हिसाब से, हाइस्ट मूवी के हिसाब से सबसे अच्छी में से एक लगती है। और उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था कि आप जो हो वो करते हो, प्लेट लेते हो और प्लेट से आप मतलब आप नोट्स नहीं चुराते हो, आप प्रिंटिंग प्लेट्स चुराते हो उसमें। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट था बेसिकली इसका और मनी हाइस्ट का। तो मेरे को एक तो वो काफ़ी वो था अट्रैक्शन कि ठीक है डॉन टू जैसा है। और प्लस दूसरा ये था कि ये काफ़ी बॉलीवुड टाइप्स है। ये जो हाँ, ये जो टीवी सीरीज़ है ना, ये ऐसा लगता नहीं है कि एक फिरंगी टीवी सीरीज़ है। ये लगता है कि कुछ बॉलीवुड नहीं बनाया है, बस हाई प्रोडक्शन और दिमाग लगा के, कुछ हद तक दिमाग लगा के बॉलीवुड का। क्योंकि इसमें ड्रामेटाइजेशन है बहुत ज़्यादा चीज़ों का, और ऐसा हीरो सीन है, लोग चलते हुए आ रहे हैं, एकदम एंट्री मार रहे हैं, एग्जिट मार रहे हैं, उस तरीके से ड्रामेटिक डायलॉग है। तो बॉलीवुड के फ़ैन यार कब से हैं हम लोग तो, और वो देख के तो अपने आप ही एक वो बन गया कि यार ये सीरीज तो देखना ही देखना है किसी भी हालत में। और मेरा वहाँ से मनी हाइस्ट शुरू हुआ। उसके बाद जो भी मुझसे पूछता है कि क्या देखे नेटफ्लिक्स पे, क्या देखे नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट तो मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम वो ज़रूर देख लो। कुछ अच्छा रहेगा। मुझे भी याद है कि तुम्हारे मेरे देखने के बाद कम से कम 11 से 12 लोग को हम जो एकदम कन्वर्टेड मतलब कन्वर्टेड एज इन द सेंस कि उन लोग देखे हैं पूरा मनी हाइस्ट। और मेरा जिससे भी बात होता है मूवी टीवी सीरीज के बारे में, मैं तो नहीं है पॉडकास्ट का लिंक तो भेजूंगा ही, वो भी मुझसे एग्री करेंगे। मैंने उनसे हमेशा पूछा होगा कि आपने मनी हाइस्ट देखा है? यार कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया वो। अब हम लोग बात करेंगे इस बात पे आगे जाके कि कैसे मेन स्ट्रीम में एकदम पॉप कल्चर में एकदम वो हो चुका है, ये इम्बाइब हो चुका है मनी हाइस्ट, जो कि बहुत रेयर है आजकल के शोज़ के लिए। क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन ही नहीं रहता इतना कि उतना भाव दे सकें किसी भी एक शो को, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो हाँ, उस पर आएंगे कभी। लेकिन हम मनी हाइस्ट पे उतना नहीं बात करें जितना हम प्रोफेसर पे बात करने वाले हैं आज। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा कैरेक्टर अगर कोई अच्छा लगता है तो प्रोफेसर ही है। पहले तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें क्यों अच्छा लगता है प्रोफेसर। प्रोफेसर का प्रोफेसर मतलब जैसे अगर चेस का गेम खेल रहे हैं तो आपके पास वजीर है, आपके पास घोड़ा है, हाथी है, सब है। लेकिन आप जब गेम खेल रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपको किंग को बचाना है, किंग इज द मेन, उसके बाद वजीर है। बट यहाँ पे प्रोफेसर ना ही तो वजीर है ना ही किंग है, वो चेस बोर्ड के जो पीछे बैठा है, जो चालें चला रहा है, वो है प्रोफेसर। मतलब ही इज द प्लान मेकर और उसके ही हर मूव से पूरा शो टिका हुआ है। कौन से मोमेंट में क्या करना है, अगर किसी ने गलती की तो उसको कॉन्सिक्वेंस किसको झेलना है, सब उसमें प्लान है। एक एक माइन्यूट डिटेल उसमें एकदम मिटिकुलसली प्लान करके रखा हुआ है। मतलब ऐसे कि एक होता है ना कि आप एक फॉल बैक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी प्लान करते हो ऐसे,
वो ABCDEFG तक प्लान कर चुका होता है कि इसके बाद ये होगा और इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, वो नहीं हुआ तो वो होगा. उतना मेटिकुलस डिटेल वो अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाता है. और ये जो तुमने चेस वाला एनालॉजी बोला ना, वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि पूरे शो में स्पेशली फर्स्ट 2 सीजन्स में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो चेस का जो एक एनालॉजी है वो बहुत ज़्यादा उसमें दिखाते हैं. पूरे शो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन्स में आप देखोगे कि जो चेस बोर्ड है और प्रोफेसर है वो इस तरह से दिखाया जाता है, और हमेशा प्रोफेसर उस चेस बोर्ड के या तो पीछे होता है या उसके आगे होता है, ये दिखाने के लिए कि या तो वो चाल चल चुका है या फिर वो चाल चलने वाला है, उस तरीके से. तो एक सिंबलिज्म है उस चेस बोर्ड का, और काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि लोग उसको पिकअप कर पाते हैं, क्योंकि जनरली लोग ऐसे, अगर ये इतना बॉलीवुड टाइप है तो सिंबलिज्म लोग नहीं ढूंढते हैं, वो बस एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं. मेरे को अच्छा लगा कि लोग चेस वाला भी पिकअप करें. तुम्हें एक चीज़ तुमने बोला था कि तुम्हें एक चीज़ डिस्कस करना है कि उसका नाम प्रोफेसर क्यों है. हाँ, क्योंकि मूवी में तो कहीं नहीं दिखाया है कि उसको उसका मतलब बैकग्राउंड वैसा नहीं गया कि उसका नाम प्रोफेसर क्यों मिला. हाँ, टीवी सीरीज में तो कहीं नहीं बताया कि प्रोफेसर क्यों बोला जाएगा. हाँ, तो मतलब मेरा ये थिंकिंग है, अगर प्रोफेसर का आप कैरेक्टर मतलब देखें तो मतलब बचपन से तो वो उसने खुद बोला है कि मैं बीमार रहता था और आई वॉज अ किड दैट वाज इनटू बुक्स, मैं बस पढ़ता था और कुछ नहीं. और वो अपने आप को ऐसा मॉडिफाई किया आगे जाके कि साइकोलॉजी, आप वो इंस्पेक्टर राकेल से जो बात कर रहा है वैसे लग रहा है कि जैसे एक साइकेट्रिस्ट उससे बात कर रहा है. सिर्फ साइकेट्रिस्ट नहीं, मुझे याद है कि एक कहीं कौन सा एपिसोड था, मुझे भी ढंग से याद नहीं आ रहा. आई थिंक वो वाला एपिसोड था जिसमें वो समझा रहा था कि आपको कितना सेंटेंस मिल सकता है, और चाहे वो कितना भी बोले आपको कि जज आपका सेंटेंस कम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. उसमें वो बोलता है कि बेसिकली लॉ समझा रहा होता है कि लॉ कैसे काम करता है, और वो चाहे आपको कितना भी कुछ भी बोले, आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको इससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है. तो उसने बेसिकली सीज़न 1 में साइकोलॉजी समझा दी, लॉ समझा दिया, एट अ पॉइंट उसने हिस्ट्री भी समझाया है, और चेस तो वो खेल ही रहा है. तो आप जब एक प्रोफेसर को देखते हो, उसका आप जो सबसे पिक्यूलियर क्वालिटी आप ढूंढते हो, मेरे हिसाब से वो ये होता है कि उसको ना मास्टरी होता है सब्जेक्ट का, कि जो भी सब्जेक्ट का वो प्रोफेसर है उसको उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी उसको प्रोफेसर का टाइटल भी मिलता है, एटलीस्ट एकेडमिक उसमें. इवन हाइस्ट का बात करें तो हाइस्ट आई थिंक उसने ईयर्स कुछ लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे अपने. एक स्टार्ट एंड के सीजन में बोला था कि प्लानिंग माय होल लाइफ फॉर दिस. ऑब्वियसली वो अपने मतलब फादर के लिए वो ट्रिब्यूट ऐसा काइंड ऑफ किया था, पैशन तो वहीं से आया था उसको. तो वहाँ से उसने पॉइंट कि किस डेट पे हाइस्ट को मतलब इनिशिएट करना है, बिकॉज ऑफ एलिसन पार्कर, मतलब वो डिटेल भी उसके पता है. फिर वहाँ से एलिसन पार्कर का हो गया. फिर उसके बाद हर मोमेंट पे चाहे वो प्लान ट्रोजन हो, प्लान कैमरून हो, चाहे रेसिस्टेंस हो, चाहे वो पब्लिक का वो सपोर्ट चाहिए हो, पुलिस को कैसे मैनिपुलेट करना है, इन द एंड पुलिस को कैसे सेंटा क्लॉज बनाना है. राकेल को उसने सेंटा क्लॉज तक बना दिया था. तो ये मतलब इतनी माइन्यूट डिटेल अगर किसी को पता हो मतलब पूरे प्लानिंग की, तो उसे ऑब्वियसली मतलब प्रोफेसर ही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं. उसके लिए प्लानिंग, उसके जो रूल्स हैं, हाँ जैसे प्रोफेसर अब रूल्स बनाते हैं, उसके लिए वो रूल्स हमें मतलब इम्पोर्टेंट थे. भले उस रूल का बहुत मैनिपुलेशन हुआ एंड में जाके, बट स्टार्टिंग में उसका पॉइंट और विजन और मिशन दोनों क्लियर था उसका. हाँ, उसका आई थिंक उसका मास्टरी का जो सब्जेक्ट था वो उसका प्लान ही था. इतना मेटिकुलसली उसने करा था कि अपने आप में एक वो रिसर्च ही है. मतलब आपको उसका प्लान मतलब फर्स्ट सीजन 2 सीजन में उसका प्लान सबसे बढ़िया कौन सा लगा था? मेरे को जो याद है वो है ट्रोजन वाला. वो एकदम स्टैंड आउट करता है मेरे को, क्योंकि वो जिस तरह से समझाता है ना वो वाला प्लान, उसमें ये था कि अगर किसी को याद ना हो तो जब एंजल नाम था ना उसका, जो इंस्पेक्टर का राइट हैंड था, हाँ, जब एंजल जा रहा था सर्जन बन के, नर्स बन के
किसी को ऑपरेट करने के लिए बैंक के अंदर। तो उसमें उन्होंने प्लान किया था कि एक बग प्लांट करते हैं ताकि एंजल को हम एज अ ट्रोजन यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। तो वो जो बिल्डअप था उस पूरे सीन का वो ऐसा था कि फाइनली हम जो हैं प्रोफेसर को एक कैचअप करने वाले हैं, जो पुलिस है, हम नहीं, जो पुलिस है। और उसका एंटिसिपेशन था, और फिर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ऑलरेडी 2 स्टेप आगे था। और जब वो डीब्रीफ दिखाता है कि उसमें हिस्ट्री बताता है कि ट्रोजन का एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे हुआ था, जो ग्रीक वॉरियर्स थे उनके थ्रू हुआ था। तो आप ना सब कुछ रिलेट कर पाते हो इन सब सिंबल्स के थ्रू, और आपके ना दिमाग में वो बैठ जाता है वो सीन बहुत अच्छे से। और ऑल्दो बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कहीं नहीं देखा है कि किसी के अंदर बग डाल दिया या फिर वो कर दिया उस तरीके से। बट वो जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है ना पूरा सीन, वो इतना अच्छे तरीके से किया है कि हाँ, आपको याद रहता है। मेरे लिए तो वो है कि 33 आवर्स होता है और पुलिस को टोक्यो और रियो के बारे में फ़ोटो उन लोगों को मिल जाता है। तो उस समय पुलिस को लगता है कि वो उन लोग से एक स्टेप आगे है, ऐसा होता है। बट तभी एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। पुलिस ने रॉयल मिंट के हेड पे, मतलब वहाँ का जो करता धरता था, द फेमस इनफेमस आर्तुरो, उसको गोली मार देती है। और वो मतलब सर्जरी के उस पर मतलब बुलेट लगती है, तो उसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली वो वहाँ का गवर्नर, मतलब उस रॉयल मिंट का गवर्नर रहता है ना, कुछ तो हाई पोजीशन में रहता है, मुझे याद नहीं है क्या रहता है एग्जैक्टली। हाई पोजीशन में रहता है, तो ऑब्वियसली इमीडिएट उसको असिस्टेंस दिया जाएगा। और क्योंकि पुलिस ने गोली चलाई है, अब वहाँ पे जाता है एंजल मतलब ऐसा असिस्ट करता है कि वो वहाँ का अंदर का देखेगा कि कौन कैसा क्या चल रहा है। अब वो वहाँ पे पुलिस को लगता है कि वो आउटस्मार्ट कर रहा है उन लोगों को, लेकिन होता है उल्टा। प्रोफेसर ऑलरेडी वहाँ पे प्लान के साथ अहेड है, उसको पता है कि करना क्या है। एंड पीपल वहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीइंग शॉक, वो लोग हैप्पी हैं। और यहाँ मानना पड़ेगा ये इसलिए हो पाया क्योंकि प्रोफेसर उसके कुछ 10 घंटे पहले उन लोग के जो ऑपरेशन यूनिट था वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाके एंजल को देख लेता है कि हाँ कौन है। तो जो प्रोफेसर का जो प्लान था ट्रोजन हॉर्स को इम्प्लीमेंट करना, उसका बहुत बड़ा की ये था कि प्रोफेसर वहाँ तक एक्सेस कर पाया। और आई थिंक इसीलिए प्रोफेसर थोड़ा रकेल के साथ मतलब मैनिपुलेट कर रहा था उसको स्टार्टिंग में, कि उसको थोड़ा सा अंदर का एक्सेस चाहिए था। और वो आई थिंक वो भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ये ट्रोजन हॉर्स का मतलब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। मेरे ख्याल से एक और रीज़न था उसको, वो सिर्फ मैनिपुलेट नहीं कर रहा था रकेल को, क्योंकि जितना मेरे को लगता है कि उसको मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा जो वीकलिंग था पूरे प्लान का, मैं कैरेक्टर्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस मतलब डायनेमिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो ये था कि वो रकेल के बारे में जितना जानता था वो बहुत सुपरफिशियल था। इंटरनली वो कैसे रिएक्ट करती है वो उसको एक्सप्लोर करना था, और तभी वो बहुत अजीब से सवाल पूछता था रकेल से, बहुत पर्सनल सवाल भी पूछता था, जस्ट उसका रिएक्शन देखने के लिए कि वो क्या करती है। और मुझे पता नहीं वो कितना मैनिपुलेट कर रहा था, जिससे ज़्यादा कि वो बस रिसर्च कर रहा था उसको, ताकि इन दी एंड जब उसको मतलब एकदम क्लच सिचुएशन आए तो उसको एक और जो कंटिजेंसी प्लान उसको बनाना पड़ेगा, जो इंडियन बनाना पड़ा था, वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो तो पूरा प्रोबेबिलिटी वाला आदमी है। जैसे एक याद है कि एक सीन था जब एंजल आई थिंक कोमा में था, और वो और बर्लिन डिस्कस कर रहे थे कि 90% चांस है, बर्लिन बोलता है नहीं 99% चांस है कि ये फेक न्यूज़ है, बट वो 1% भी रिस्क नहीं कर सकता हूँ। तो वो 1% के लिए भी किस एक्सटेंट तक गया था वो बहुत, मतलब वो बस एक साइड दिखाता है प्रोफेसर का कि वो बंदा कितना डीप जा सकता है एक चीज़ को फुल प्रूफ बनाने के लिए। तो उसका जो रकेल के साथ डायनेमिक्स था ना, वो बहुत मतलब ऐसा चेस के मैच जैसा था। एक तरफ से ये
वो मूव चल रहा है, एक तरफ से वहाँ से मूव चल रहा है। और बहुत बार जो चेस वाला सिंबलिज्म आया वो उन दोनों के बीच में ही आया कि प्रोफेसर एक मूव चलता है, उसके बाद रकेल एक मूव चलती है, फिर प्रोफेसर एक और चलता है, कभी कभी दो भी चल देता है पॉन लेके। तो वो बड़ा अच्छा डायनेमिक है उन दोनों का। यही तो खास बात है इस शो की, मतलब कैरेक्टर्स इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि कब कौन क्या कर रहा है उस पे ही आपको, मतलब उसमें ही आपको मज़े आते हैं कि रियो हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तो टोक्यो क्या कर सकती है, बर्लिन था जैसा दिखाया गया वैसा कि एंड में कुछ और ही बन गया वो। मतलब कैरेक्टर्स के बारे में आपने जो भी सोचा है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। ऐसे आई थिंक उसके डॉक्यूमेंट्री में जो है जो मतलब आफ्टर सीजन 4 के बाद जो है उसमें बहुत सही चीज़ बोला था कि पीपल अपने आप को उस कैरेक्टर्स में देखते हैं कि मेरे अंदर जो फ्लॉज है वो उसमें भी, लेकिन जैसे प्रोफेसर को सब पहले आइडियल मानते हैं कि प्रोफेसर जो कर रहा है, मतलब जो प्लान है उसका, वो ही इज अबाइडिंग बाय हिज रूल, वो उसके साथ जा रहा है, जो उसका टारगेट है अचीव कर रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट परफेक्ट, उसके अंदर भी फ्लॉ है। वो मतलब रकेल के साथ वही बातों बातों में मतलब स्टार्ट्स टू हैव फीलिंग फॉर हर। तो मतलब ये मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट क्योंकि प्रोफेसर ही ने रूल बनाया था कि नो रिलेशनशिप्स, एकदम नहीं। और एंड में प्रोफेसर ही इवन उसको अपना गन दे देता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तुमको जो करना करो, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ से तो थोड़ा बॉलीवुड टिंज भी आया है इसमें, और इट्स आफ्टर ऑल लाइफ, मतलब हो सकता है, क्यों नहीं फीलिंग्स आ सकते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है लाइफ के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे इससे मतलब है कि देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बीइंग अ बॉलीवुड फ़ैन मुझे बहुत मज़ा आया वो पूरा सीक्वेंस देखने में। मेरे को इतना खुशी हो रहा था कि बॉलीवुड का जो मैनरिज्म है वो वहाँ पे दिखने को मिल रहा है, एक फॉरेन शो में देखने को मिल रहा है। एक तो यार एक ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो दिखते भी बहुत सिमिलर है हमारे यहाँ के लोगों से। मतलब वो नायरोबी को तो एक बिंदी पहना दो, वो तो पूरी इंडियन लगती है भाई। उसमें तो मैं कभी डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाऊंगा अगर उसको सही में कोई इंडियन अटायर में देख लिया तो। बट हाँ, मैनरिज्म से याद आया, अच्छा नहीं पहले तुमको कोई अपना प्लान बताना है ना कि तुम्हें कौन सबसे अच्छा प्लान लगा था। तो ट्रोजन का तो तुम नाम लिया, तो मेरा सेकंड जो फेवरेट था वो था प्लान कैमरून। उसमें था प्रोफेसर बताता है कि अगर मतलब ब्राज़ील का मैच कैमरून के साथ हो तो कौन जीतेगा। तो सबका ये आंसर था कि ऑब्वियसली ब्राज़ील जीतेगी, बट सपोर्ट करेंगे कैमरून को। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जैसे अगर न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ न्यूजीलैंड जीते, अंडरडॉग से। हमेशा यही होता है कि जो अंडरडॉग्स है उनको थोड़ा सा सपोर्ट आता है। वहाँ पे प्रोफेसर का था मेन एम था रेसिस्टेंस का, जिसके लिए उसने डाली मास्क लगाया, जिसके लिए उसने एलिसन पार्कर का फिर जो रिलीज़ करने वाले थे, राकेल चाहते थे कि उसको रिलीज़ करें, नॉट द 8 हॉस्टेजेस। तो मतलब वहाँ से वो चाहता था कि पब्लिक का सपोर्ट मिले। पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो पुलिस कोई भी हालत में टैंक ले आए या कुछ भी ले आए अंदर नहीं जाएगी। मेन उसका एम वो था। तो प्लान कैमरून मेरा सेकंड फेवरेट है आफ्टर ट्रोजन हॉर्स। वो जो तुमने बोला ना कि रेजिस्टेंस वाला पार्ट और जो पब्लिक सपोर्ट का जो इम्पोर्टेंस था पूरे हाइस्ट में, वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा देख के कि वो जो सपोर्ट है वो ट्रांसलेट हुआ शो के बाहर भी, नॉट जस्ट विद इन द शो के बाहर भी वो ट्रांसलेट होके आया। और लोग मनी हाइस्ट एक तरीके से इस वजह से भी देखने लग गए थे कि उन लोगों को ना जो मोनोटोनस एक उनका डेली लाइफ होता है, जो सिस्टम होता है, उससे हट के एक जो कन्वेंशनल जॉनरा था टीवी का, हाइस्ट टीवी का, उससे हट के उनको कुछ नया देखने को मिला था। तो वो सेम जो फिलॉसफी है वो शो के बाहर भी लोगों को अफेक्ट किया और लोगों ने सपोर्ट दिखाया। मतलब वो स्पेशली वो जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी हमने, कि हम लोग तो चलो उससे बहुत यूज्ड टू, क्योंकि इंडियन जो स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, वो लोग को क्राउड से उनको अगर कोई घेर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग के लिए डेली की बात है वो। लेकिन उनके लिए कितनी नई बात थी, वो देख के बहुत अच्छा लगा था। और वो लोग किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहे थे वो भी बहुत ऐसा अच्छा था। मतलब इवन दो जो थर्ड और फोर्थ सीज़न था मेरे हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं था। एंटरटेनिंग था, अच्छा था, स्केल बहुत बड़ा था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बस बहुत टाइट
बनाए गए थे, ऐसा लगता था। एयर टाइट स्क्रिप्ट है, प्लॉट होल्स बहुत कम है उस तरीके से, और ऐसे डिसीजंस बहुत कम है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि सेकंड सीजन के एंड में एक वही था कि बॉलीवुड बहुत हो गया था जो हम बोलते हैं, लेकिन वो मोमेंट्स बहुत कम थे फर्स्ट सेकंड के एपिसोड में। थर्ड फोर्थ पे बहुत ज़्यादा होने लग गए थे उस तरह के मोमेंट्स ग्रैंड स्केल दिखाने के लिए। उसके बाद भी लोगों को बहुत क्रेज़ है फिफ्थ सीज़न का। अभी तक लोगों को एकदम वेट करते हैं लोग कि फिफ्थ सीज़न कब आने वाला है, 1 साल बाद आने वाला, लोग तड़प रहे हैं अभी से। और इसलिए मेन स्ट्रीम में भी आ चुका है वो। मीम्स तो देखे ही होगे भाई तुम, भर भर के। कुछ लोग जैसे देखे हैं उन लोगों का लगता है कि पुलिस को वीकर साइड दिखाया गया, मतलब हमेशा पुलिस को मतलब कम दिखाया, मतलब हमें हर स्टेप पे प्रोफेसर आगे क्यों है। दे वांट कि पुलिस के पास तो इतने हैं, सब कुछ है, मिसाइल्स है, पावर है, मनी है, क्यों है, सब है, फिर भी पुलिस इतना नीचे क्यों है। तो उन लोग पे मतलब ये थोड़ा बाहर आएगा, उन लोग पे प्लान कैमरून उल्टा चला, उन लोग चले गए पुलिस के साइड पे कि पुलिस इतनी वीक क्यों दिखाई जा रही है। बट इसमें लोग ये भूल रहे हैं कि प्रोफेसर ने प्लानिंग सालों सालों की है इसके लिए। और अगर आप थर्ड और फोर्थ सीज़न देखें तो वहाँ पे ज़्यादा हिकअप्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे पुलिस पावर में दिखाया गया। तो मुझे ये डिफरेंस लगा पार्ट 1 पार्ट 2 और वर्सेस जो अभी रिसेंट 3 और 4 आए। और ये भी था ना कि आप जब एक हाइस्ट जॉनरा वाली आप एक शो बनाते हो तो उसका ये एक बेसिक एलिमेंट होता है कि जो हाइस्ट करने वाला है वो आपको आउटस्मार्ट करेगा पुलिस को। और वो जो डायनेमिक होता है ना उसका, जो चोर का और पुलिस का है, और वो कितना ऐसा है कि पास होते हुए भी दूर है, कि कितना वो क्लोज आ रही है पुलिस लेकिन फिर भी दूर जा रही है। और वो तुम उस इल्यूजन को जितना रख सकते हो ना, उतना तुम्हारा वो शो अट्रैक्टिव, उतना वो शो तुम्हारा एंगेजिंग हो जाता है। तो वो तो एक फंडामेंटल है इस जॉनरा का ही, कि आपको वो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो वो बहुत मुश्किल से पुल ऑफ होगा। कि आपने पहले से ही पुलिस को एकदम पावर में दिखा दिया तो वो करना बहुत मुश्किल से पुल ऑफ होगा, लोगों को अट्रैक्ट करना उसके बाद, क्योंकि दिख रहा है कि आदमी दब रहा है। और आप अगर कुछ ऐसा देखते हो ना कि ओप्रेसिंग वाली चीज़ है, तो एट अ पॉइंट आप उसके बाद छोड़ देते हो कि मेरे से और नहीं देखा जाता है उस तरीके से। और स्पेशली एक इस एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में वो तो और दिक्कत हो जाता है। तो हाँ, मेरे ख्याल से वो लोग भी सही हैं जिन्होंने बोला है कि पुलिस को कमज़ोर दिखाया गया है पहले 2 सीज़न में। बट वो लोग रैशनलिस्ट लोग हैं, उनको इतना ध्यान से ये सब नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मज़े लो थोड़ा सा, बट हाँ, सबका अपना है, क्या कर सकते हैं उसमें। बट यार इस शो का एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्लिफ हैंगर्स जो वो लोग डालते हैं ना। या तो मतलब एक पॉइंट था जब हर सीज़न के एंड में आता था, और थर्ड फोर्थ सीज़न में तो ऐसा हो गया था कि हर दूसरे एपिसोड के एंड में एक क्लिफ हैंगर आ रहा था। इतना गंदा क्लिफ हैंगर आ रहा था कि मतलब आदमी को जाना है बाथरूम, वो नहीं जा सकता है, उसको बैठ के अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा पहले के 15 मिनट कि भाई हुआ क्या। अगर ये सीज़न 1 का क्लिफ हैंगर के बारे में बात करें तो आई थिंक एक क्लिफ हैंगर है जो जैसे जैसे मैं अगर बोलता जाऊँ तो लोगों को शायद याद भी आ जाए, कि जब बर्लिन ने स्ट्रेचर पे लेटा के टोक्यो को पुश किया, बाहर किया था रॉयल विंड से, वो सीन, वो क्लिफ हैंगर, माय गॉड, वहाँ तो लगा कि ये क्या हो गया। ओहो भाई, वो बहुत आइकॉनिक सीन है वो पूरे शो का। टोक्यो मेरे को नहीं पसंद है वैसे, ऑनेस्टली। मतलब मेरे को आर्तुरो और मेरे को टोक्यो दोनों एक ही कैरेक्टर वो लगते हैं कैटेगरी में। मेरे को दोनों से ही बहुत ज़्यादा बीच बीच में नफरत हो जाती है कि ये चूतिए कर क्या रहे और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और बट पता नहीं लोग टोक्यो को फिर भी सपोर्ट करते हैं। हम तो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि टोक्यो की वजह से ही सीज़न 3 और 4 आया है। टोक्यो अगर वो गड़बड़ी नहीं करती तो सीज़न 3 4 नहीं आता। मतलब एक कैरेक्टर चाहिए जो मतलब इम्पल्सिव हो, जो इंस्टिक्ट पे रिएक्ट करे, तो वहाँ पे टोक्यो जैसा कैरेक्टर भी होना ज़रूरी है हाइस्ट में। नहीं, ज़रूरी तो है, ये तो मैं मानता हूँ, ज़रूरी तो है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं यार, हम लोग शो तो पूरा डिस्कस ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। हम लोग थोड़ा और फोकस करते हैं प्रोफेसर पे,
कि मैं सोच रहा था कि हम लोग कुछ मैनरिज्म्स डिस्कस करते हैं प्रोफेसर का, क्योंकि मुझे याद है कि तुम अभी कुछ देर पहले ना साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे साइकोलॉजी के थ्रू अटैक करता है। मतलब उसको चाहिए ये कि पहले वो लोगों के बारे में जाने जितना जान सकता है, उनका वीक पॉइंट, उनका ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ सके और फिर उस चीज़ को वो इफेक्टिवली अटैक कर सके। अगर तू कभी साइकोलॉजी पढ़ा है तो उसमें तेरे को पता चलेगा कि इस तरह के ट्रेड जनरली या तो सोशियोपैथ में दिखते हैं या फिर साइकोपैथ में दिखते हैं। ठीक है, तो और थ्रू आउट टीवी हिस्ट्री हम लोगों को इस तरह के थ्रिलर टीवी सीरीज में कहीं ना कहीं हम या तो सोशियोपैथ या फिर साइकोपैथ को रूट करते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ अट्रैक्टिव है उन कैरेक्टर ट्रेड्स के बारे में, जो हम लोग उनको बार बार उन्हीं की तरफ उनको रूट करते हैं कि वो जो कर रहे हैं हमें देखना है कि वो कर क्या रहे। हम जो ये प्रोफेसर को एज अ मास्टरमाइंड समझते हैं, उसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है कि वो इतना घुस के लोगों को अटैक करता है, उनके साइकोलॉजी को, उनके साइकी को। इवन हमारे साइकोलॉजी पे, जैसे कि प्रोफेसर पहले ही जस्टिफाई कर देता है कि ये कोई चोरी नहीं कर रहे हम लोग बस वो प्रिंट कर रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं, किसी का सामान हम लोग स्टील नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक कोई चीज़ स्टील कर रहे हैं तो वो पुलिस का टाइम है, उसके अलावा कुछ नहीं, पहले क्लियर कर देता है वो। तो ये काफ़ी यूनिक है, मतलब कोई भी हाइस्ट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है वहाँ पे कि ये कोई अलग सा, मतलब जैसे आपको भी लगेगा कि हाँ बात तो सही कर रहा है। सीज़न टू के एंड में जब रकेल और प्रोफेसर में जब बात होता है कि जब वहाँ पे लोग दोनों अपना सच बताते हैं, तो प्रोफेसर बताता है कि नहीं ये क्यों है, ये तो बस एक कागज़ है, हम लोग तो बस इस दुनिया से, इस क्रूएल प्लेस से बस भागना चाह रहे हैं, वो भी हम विदाउट किसी का मनी, किसी का पैसा चुराए हुए। ये तो वो मनी है जो अभी तक प्रिंट हुआ ही नहीं है, बस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, बस और क्या है। मतलब इन्होंने काफ़ी इतना कन्विंसिंगली जस्टिफाई कर दिया था कि हम लोग उनके मोटिव को क्वेश्चन ना करें और उनके स्किल को भी क्वेश्चन ना करें। तो सबसे पिवटल लोग थे प्रोफेसर के अलावा, वो थे एक तो बर्लिन था और एक था उनके जो फादर थे, बर्लिन और प्रोफेसर के, क्योंकि उन्होंने, प्रोफेसर बोलता है मेरे ख्याल से ना कभी पूरी सीरीज़ में कि ये प्लान उसके फादर का था एक्चुअली। हाँ, कभी ये मोटिव क्लियर नहीं हुआ अच्छे से कि उसके फादर ने ये प्लान क्यों किया था। फादर का डेथ का उसने बताया था कि रॉबरी के टाइम कुछ मतलब अरेस्ट नहीं किया गया था, सीधे शूट आउट हुआ था, वहाँ पे सीधे उनकी डेथ हुई थी, और वो मनी ला रहे थे बस प्रोफेसर के उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो आई थिंक वो इम्पैक्ट पड़ा था प्रोफेसर पे बचपन में। और द फैक्ट कि ही रिजॉर्टेड टू यूजिंग हिज माइंड रादर देन कि एम्यूनेशन या कुछ और, वो एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है इस कैरेक्टर के लिए कि उसने जो डिसीजंस लिए हैं उसको बैकअप कैसे करता है वो, क्योंकि वो हमेशा से रिजिलियंट था उस चीज़ के लिए। उसने एक मॉरल बनाया। आदमी के साथ जब कुछ बहुत बड़ा होता है तो वो या तो अपने मॉरल पूरे ख़त्म कर देता है या फिर उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने ज़्यादा टफ वाली चीज़ चुनी और उस पर विथस्टैंड किया। अगर तेरे को एक सीन याद होगा तो एक सीन में वो जब उसने जस्ट इमीडिएटली बग किया था एंजल को और वो बातें उसने सुनना शुरू किया था रकेल का, एंजल का, उन सब लोगों का, तो वो बातें सुनता था और उनके सेंटेंसेस कंप्लीट करता था। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है वहाँ पे बैठ के, उनको क्वेश्चन कर रहा है वहाँ बैठ के। बेसिकली हम उसको देख रहे हैं कि वो अपना इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर रहा है वहाँ पे, और इंटेलिजेंस प्रैक्टिस कर रहा है अपना वहाँ पे। उनको वो हमें एक टेक्निक दिखती है वहाँ पे कि वो कैसे लोगों को जानता है। वो लोगों को जानता है कॉन्वर्सेशंस के थ्रू। वो उनसे कॉन्वर्स करता है, फिर एक्सपेक्ट करता है कि आंसर क्या देते हैं वापस, और अगर वो उसके इनलाइन रहता है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है, बेंचमार्क हो गया, मैं इनको अब समझ चुका हूँ, मैं इनको अब अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ये जो एक टेक्निक दिखाई थी ना हमें, वो हल्के से एक छोटे से सीन में, वो इतना एक इम्प्रेसिव था
उस 10 सेकंड 20 सेकंड के सीन के अंदर अंदर करना। और एट द एंड हम लोग वो जो सीन कंक्लूड होता है तो एक चेस का बोर्ड दिखाते हैं जहाँ पे एक जो मूव हुआ रहता है उसमें यह रहता है कि जो पॉन है वो 2 स्टेप आगे रहता है और जो बिशप है उसके एकदम उसमें रहता है, क्रॉस फायर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मेरे को टर्मिनोलॉजी नहीं पता है उस चीज़ का, बट बिशप अगर चलेगा तो सीधे उसको काट देगा पॉन को, उस तरह के अरेंजमेंट में रहता है। तो दिखाते हैं कि हमें कि आगे क्या होने वाला है, और आप अगर समझ सकते हो तो हिंट ले लो वहाँ से। मेरे को ऐसे शो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के शोज़ जहाँ पे ऐसे आपको सटल हिंट देते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आप देखो आपको मज़ा आएगा। और फिर ना उस पॉइंट के बाद ना आपका एंटिसिपेशन एक फैक्टर रहता है, लेकिन जर्नी क्या होती है वो एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हमें पता है यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, हमें पता है कि हाइस्ट के बाद ये लोग निकलने वाले हैं, ऐसा मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, लेकिन वो कैसे निकलेंगे वो एक अलग चीज़ है, वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मुझे। और प्रोफेसर का ये जो कैरेक्टर एक ट्रेड था ना, साइकोलॉजी यूज़ करना और उसको प्रैक्टिस करना लोगों के सामने, उसको कन्वर्स करके वहाँ से, वो मेरे को बहुत ही ऐसा मैंने बहुत जगह देखा नहीं है उस तरह को प्रैक्टिस करते हुए, स्पेशली इन अ वे कि वो एंटरटेनिंग हो। सटल हिंट का जैसे आपने बात किया तो एक वो सीन आता है फर्स्ट सीजन में कि हेलसिंकी को गाड़ी डंप करनी होती है और वो प्रोफेसर उसके लिए 1000 यूरोज देते हैं, बट हेलसिंकी कुछ कारणवश वो डंप नहीं करता है, वो गाड़ी सामने क्रश होते हुए जंकयार्ड में नहीं देखता है और ये प्रोफेसर को पता चलती है। और साइड बाय साइड हाइस्ट में क्या हो रहा है, मोनिका को मारने के लिए डेनवर को ऑर्डर देता है। तो वहाँ पे बर्लिन और बाकी सब ये इसमें है कि मोनिका मर चुकी है, बर्लिन ने एक रूल वायलेट कर दिया है और इधर क्या हो रहा था, इधर प्रोफेसर गाड़ी डंप कर रहा होता है और वहाँ पे जब डंप करने जाता है गाड़ी को, जब प्रोफेसर अपने लेयर में होता है तो वो एक कबर्ड खोलता है, वहाँ पे सबके बॉटल्स रहते हैं, हेलसिंकी, बर्लिन, रियो, टोक्यो, सबके डिटेल्स वहाँ रहते हैं। इसमें सबका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उस बॉटल में है, अगर लोग इस एपिसोड में जाके देखें तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो वहाँ से वो बर्लिन के बॉक्स का डब्बा निकालता है और उसमें होता है उसका बटन, और फिर वो जब गाड़ी जब डंप करने जाता है तो वो बटन वहाँ पे छोड़ देता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोफेसर ऑलरेडी सेट था कि अगर कोई वॉयलेट किया रूल तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका वॉयलेशन हुआ था वो बर्लिन का ऑर्डर देना कि मोनिका को किल करने का। फिर उसके बाद बर्लिन की पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाती है। तो ये था कि प्रोफेसर ऑलरेडी सब चीज़ सॉर्ट कर चुका था, और यहाँ पे जो ये सटल हिंट दिखाया वो शो के क्रिएटर्स ने, ये काफ़ी मतलब अप्रिशिएबल था। हाँ, मतलब एक वेट डाल देता है, एक कॉन्टेक्स्ट डाल देता है कि अगर ये चीज़ें साउथ जाती है, प्लान के हिसाब से नहीं जाती है, तो इस बंदे के पास इतना रिसोर्स है कि वो फंसा सकता है अगर किसी और को फंसाना चाहे तो। एक और चीज़ जो हम नोटिस किए थे वो ये कि जब भी हम उसको देखते हैं ना, उसके अगर बॉडी लैंग्वेज तुम स्टडी करोगे तो जब वो अकेले रहता है तो एकदम फ्री रहता है, उसके हाथ ऐसे रहते हैं अलग अलग, बॉडी से एकदम चिपके हुए नहीं रहते हैं, और कॉन्फिडेंस रहता है, ओरिगामी कर रहा होता है, मतलब कुछ एग्जीक्यूट करके दिखा रहा होता है अच्छे से। लेकिन जब वो लोगों के साथ रहता है, किसी से मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जब उनसे मिलता है रकेल से या किसी और से जो उनके अगेंस्ट है, जब वो अपने साथ वाले लोगों से भी मिलता है, इनहेरेंटली तुम देखोगे कि वो अपनी सारे बॉडी पार्ट्स अपने ऐसे पास में रख के रखता है, जैसे कि उसके हाथ एकदम पास में रहते हैं, उसके थाइज पे रहते हैं, ऐसे बैठा हुआ रहता है। एक तो फेमस मीम भी है आजकल कि वो ऐसे करके बैठा हुआ है वेडिंग में जब था बर्लिन के। तो अगर तुम उसका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखते हो तो तुम्हें ये भी एक पता चलता है कि मतलब उस बंदे ने कितना खुद पे टाइम स्पेंड किया है, इतना कि वो अब खुद से कंफर्टेबल हो चुका है और दूसरों से उतना कभी वो कंफर्ट ढूंढ नहीं पाता है, चाहे कोई भी हो। आई थिंक द ओनली कैरेक्टर जिसके साथ वो उतना कंफर्टेबली बात कर पा रहा था वो था रकेल, वो थी रकेल मेरे ख्याल से, और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था इस चीज़ का कि वो उससे अट्रैक्ट हो पाया, वो उससे कनेक्ट कर पाया इन दी एंड। क्योंकि इंसान जब इतना इंट्रोवर्टेड होता है ना, जनरली वो कनेक्शन में वही ढूंढता है कि मैं सबसे कम
या सबसे ज़्यादा अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, किसके साथ एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जनरली वो खुद ही होते हैं, लेकिन जब उनको कोई और मिल जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है उस तरीके से। तो प्रोफेसर का जो बॉडी लैंग्वेज डिस्गाइज था ना पूरे शो में, वो भी एक बहुत मतलब स्किलफुल तरीका था दिखाने का। उसके दो साइड्स पर्सनालिटी के, एक जो इतना कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करता है और एक जो इतना ऑकवर्ड है। और वो कॉन्ट्रास्ट अगर नहीं होता ना तो हम उस कॉन्फिडेंस को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, कि जब वो बोलता है कि हाँ ये सही है, ये डिसीजन है, ऐसा करना है, उस तरीके से हम उसको उतना अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते अगर हमारे पास वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है ये इसका एक ट्रेट ही है उस तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेट नहीं है, ये एक साइड है उसकी पर्सनैलिटी के, दो अलग अलग, जो कि बहुत बहुत अच्छे से हैंडल किया इस पूरे शो के राइटर्स ने। तो एकदम वो नर्वस रहता है लेकिन फिर भी काम रहता है, और मतलब वो जेंटल रहता है लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट रहता है। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग उसके वो हैं क्वालिटीज़, और वो दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करके दिखाते हैं वहाँ पे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और वो कुछ हद तक उसे बहुत रिलेटेबल, कुछ हद तक उसे बहुत एक ग्राउंडेड कैरेक्टर बनाता है, कि हाँ इस तरह के लोग हम देख सकते हैं, अगर देखी नहीं तो देख भी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये कि बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट कैरेक्टर। जैसे आर्थर रीतो को मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार इतना चूतिया मेरे को पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे को आज तक इतनी नफरत किसी से नहीं हुई है। ये ऐड कर देना कि अगर उससे हम लोग को हेट हो रहा है तो मतलब उसने अपना काम सही किया है, एक्टर सही किया वो। मैं आर्थोरीटो पे ये बोलूँगा, एक तो उसका नाम आर्थुरो है, आर्थोरीटो तो प्यार से बोलता है। हाँ, मैं उसको इतना प्यार से नहीं बुला सकता, सॉरी, मैं उसको आर्थुरो ही बुलाऊंगा। यार अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखूं सिर्फ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से, तो सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर आर्क उसी बंदे का है। वो बंदा जब स्टार्ट होता है हम उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, उसके लिए एम्पैथी दिखाते हैं, और थ्रू आउट जैसे चलता रहता है हम देखते रहते हैं कि कितना हरामी आदमी है और कितना सेल्फ एब्जॉर्बेंट है। अपने लिए वो लोगों के थ्रू काम कराता है अपने प्रॉफिट के लिए, और वो इतना नफरत पैदा कर देता है ऑडियंस के अंदर। और फर्स्ट सेकंड सीजन में फिर भी ठीक है, जब थर्ड सीजन आता है बाप रे बाप, उसके बाद तो वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है, अलग लेवल पे। थर्ड फोर्थ में तो लगता है उसको तो शूट ही कर देना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में तो अलग अलग कुछ और ही सीन था। राइटर्स ने बहुत अच्छा किया ये डिसाइड करके कि उसको हम ऐसा बना दें कि उसने इस बहुत ही मोटिफाइंग इंसिडेंट को उसने एज अ प्रॉफिटेबल इंसिडेंट बना दिया, और वो गुरु बन चुका है ऑफ सम सॉर्ट। और वो दूसरी बार जाता भी अंदर इसलिए है ताकि उसको एक और रीज़न मिल सके वो फिर से प्रॉफिटेबल वो करने के लिए। बहुत ही डिस्गस्टिंग ट्रेड, बहुत ही डिस्गस्टिंग घिनौने आदमी की तरह उसको दिखाया है, बट उसके कैरेक्टर आर्क को मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना रेंज मैंने बहुत कम देखा है, और बहुत अच्छा लगता है वो रेंज एक्सपीरियंस करते हैं कैरेक्टर के साथ। ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने से पहले सीज़न 5 का प्रेडिक्शन करना है। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि सीज़न 5 एंड कैसे होगा, सॉरी सीज़न 5 स्टार्ट कैसे होगा। क्योंकि जब सीज़न 4 का एंड हुआ था तो हमने देखा कि जो काउंटर पार्ट है प्रोफेसर की वो उसको गन पॉइंट पे रखती है एंड में, एक और क्लिफ हैंगर ऑब्वियसली। लेकिन कोई पहली बार नहीं हुआ है कि प्रोफेसर को किसी ने गन पॉइंट पे रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है? देखो सीजन 2 जब एंड हुआ था तो वहाँ पे रकेल का जो प्रोफेशनल कैरियर था उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, पब्लिक उसको हेट करती थी, मदर और बेटी का उसका फ्यूचर का अनसर्टेनिटी था कि वो कैसे वो फेस करेगी उन लोगों को। और इवन ये भी हो चल रहा था कि उस पर इंक्वायरी भी है और उसको तो केस से तो निकाल ही दिया गया था। और वहाँ पे फिर वो स्विच हुआ रकेल का, मतलब उसका रियल फीलिंग्स पता चला हम लोगों को। तो खैर वो है, तो वो सीज़न 2 वैसे एंड हुआ था। ये देखा था कि रकेल का मतलब स्विच हुआ था, वो प्रोफेसर की साइड पे आई थी। सीज़न अब ये 4 एंड हुआ है, वहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या होगा आगे। मेरे ख्याल से लग रहा है कि हो सकता है, दो पहलू हैं, कि हो सकता है क्योंकि उसका भी कैरियर अब
डाउनग्रेड में जा चुका है, शी इज़ नोवेयर टू गो, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको कोई केस से सबसे बाहर कर दिया गया है, तो मे बी शी विल नेगोशिएट कि वो प्रोफेसर की टीम में आ जाए, ये हो सकता है। और दूसरा पहलू जो जो अच्छा, तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक है। और दूसरा पहलू जो काफ़ी जो वायरल हुआ है कि शी में भी तातियाना, हाँ, क्योंकि मूवी में वो मूवी में बर्लिन का उस सीजन 3 और 4 में काफ़ी चर्चा हुआ है, उसके 5 वाइफ्स 5 मैरिजेस के बारे में काफ़ी डिटेल, मतलब बहुत उसको डिटेल में दिया। और तातियाना का तो बहुत बार रोल आया है उसमें, और कहीं भी उसके ये एलिसिया सियरा जो पुलिस ऑफिसर है, उसके हस्बैंड का नाम वो बोला जाता है कि हरमन है, वो अगर इंग्लिश में लिखे है तो जी से स्टार्ट होता है, जर्मन है, और जर्मनी अगर जाए तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। तो ये जो लॉजिक लगा है, ये अगर ये सही हुआ तो भाई साहब क्रेजी। बाप रे, ये एकदम पीक है फैन फिक्शन का ना। जर्मन को जर्मनी बना दिया इन लोगों ने। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस अगले सीज़न के लिए, क्योंकि तुम अगर ये सीरीज़ का एडिट देखोगे ना, कि सीरीज़ में सीक्वेंस जो होते हैं इवेंट्स, वो एडिट कैसे करते हैं, तो उसमें ना एक रिदम है उस पूरे सीक्वेंस में। मतलब कि आपको ऐसा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, एक स्किप, फिर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्किप। तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बीट्स हैं पूरे शो में इंसिडेंट्स के थ्रू, और एक रिदम है पूरे एडिट में, और उनके जो राइटिंग में भी है एक रिदम दिखता है। क्योंकि हम लोग मोर ऑफन देन नॉट एक गाने से इंट्रोड्यूस हो जाता है, बेला चाहो तो है ही, बट गाने का यूज़ बहुत अच्छे से किया गया है। तो वो किया इसलिए गया है कि आप उस एडिट में एक रिदम डाल सको, उस सीक्वेंस में, स्क्रीन प्ले में, एडिट में, नहीं, उस जो इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप उनको कनेक्ट ऐसे करो कि ऐसा लगे कि ये परपेचुअली कनेक्टेड थे और हम लोग उसको बस देख नहीं पा रहे थे। तो ये जो पोएटिक जस्टिस सॉर्ट ऑफ है ना इस पूरे शो का एक ट्रेट, उसमें मुझे लगता है कि जैसे प्रोफेसर के फादर का डेथ हुआ था हाइस्ट करते करते, मुझे लगता है प्रोफेसर का भी डेथ होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस शो अगर अगर नहीं, अगर वो लोग सुन रहे हैं तो ऐसा ना हो, प्लान भी ना हो, ये नहीं चाहिए। मैं नहीं देखूंगा फिर सीजन 5। यार, गिवन कि कितना पॉपुलर हुआ है लोगों का अनसर्टेन डेथ, अनसर्टेन नहीं, लोगों का ऐसा अनएक्सपेक्टेड डेथ, और द फैक्ट कि जो सीज़न 4 है उसका रिसेप्शन बहुत लूक वार्म था ऑडियंस के लिए, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो लोग इस चीज़ को रिजॉर्ट करते हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि इन दी एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक और बॉलीवुड टाइप की एंडिंग हो, इतनी रियल ना हो। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1% चांस ये भी है कि शायद प्रोफेसर इस सीज़न के बाद वापस नहीं आएंगे, जो कि बहुत दुख होने वाला है। भाई व्यूज घट जाएंगे तुम्हारे। नहीं, क्या था ना नेट पे, मतलब उस समय जब सीजन ये एंड हुआ था तो ये आया था, ये लिंक आया था, लेकिन मेरा अंदर से मतलब वो कॉन्शियस बोला था कि नहीं, इसको ये लिंक को खोलना नहीं है, इसको रीड नहीं करना है। हाँ, तो आपका सर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है तो बताइए। मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने एक ट्विस्ट दिया है ना हाइस्ट जॉनरा को, गिवन कि उन्होंने जनरली, हम जब भी कोई हाइस्ट वाली मूवी देखते हैं, ओशंस 11 हो गया, या फिर बॉलीवुड में डॉन 2 हो गया, मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है या जो आपका लीड होता है जिसने सब कुछ प्लान किया है, वो हाइस्ट में एकदम एक्शन सीक्वेंस में इन्वॉल्व होता है, और हमेशा उसको देखते हैं कि हमें वो इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स मिलता है जो इवेंट्स होते रहते हैं उसके थ्रू। इधर ये कि वो बंदा जो है वो आपको एंटिसिपेट कर पा रहा है जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को, या फिर वो बंदा रिएक्ट कर पा रहा है प्रिएम्प्टिवली। और दोनों ही बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं एक हाइस्ट को सक्सेसफुल रखने के लिए। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि एक बंदा या एक कैरेक्टर है जो ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहा है उस प्रिएम्प्टिव प्रोसेस में, उस रिएक्शन के प्रोसेस में।
वो ऑडियंस को लेके चल रहा है अपने साथ, ऐसे कि आप भी देखो, आप भी जज करो कि ये जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। और आप सिर्फ एक ऑडियंस नहीं हो, आप वो जो रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसका एक हिस्सा हो। और वो एक जो एंगेजिंग फैक्टर है ना उस पूरे कैरेक्टर का, उस पूरे शो का, वो मेरे ख्याल से इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी है। क्योंकि ऑडियंस पार्टिसिपेशन जनरली इस तरह के जो वो होते हैं ना फिल्म या इस तरह के जो शोज़ होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये उस ऑडियंस पार्टिसिपेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। और ये इस शो का यूएसपी वो है। और प्रोफेसर एकदम सूत्रधार है उस पूरे चीज़ का। तो हाँ, ऑब्वियसली प्रोफेसर सबसे पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्लोजिंग स्टेटमेंट, अरे यार प्रोफेसर का जैसे आपने ये ऑडियंस वाला बताया, मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे प्रोफेसर जो कैरेक्टर है वो नायरोबी और इसके लिए टोक्यो के लिए इज़ लाइक गार्जियन एंजल। मतलब हर चीज़ पे वो लोग चाहते हैं कि प्रोफेसर की मतलब प्रोफेसर का उस प्लान में होना ज़रूरी है। इवन जो प्लान चेरनोबिल था, जो था कि 24 घंटे में प्रोफेसर से हर 6 आवर्स के इंटरवल में कॉल आएगा, उससे बात होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मतलब समझ जाए कि प्रोफेसर या तो इंटरोगेशन में या तो जेल में। तो जब बर्लिन का टाइम आता है उसको कॉल करने का, तो वो बोलता है मॉस्को को कि अभी 1 मिनट है, लेट्स वेट। प्रोफेसर पे इतना भरोसा करना चाहिए। नहीं होता तो मॉस्को जल्दी कॉल कर देता है उसको। फिर इवन एंड में तो सब पैनिक करने लगते हैं। टोक्यो इज़ लाइक कि हमें प्लान चेरनोबिल अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहाँ पे बर्लिन बोलता है नहीं, कि ये केओस क्रिएट करेगा जो कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लान को चौपट कर देगा। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोग प्रोफेसर पे उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं। एंड देन प्रोफेसर इवन डिलीवर्स, वो कॉल आ जाता है उसका टाइम पे। और इवन स्टार्टिंग में भी अगर आप देखें तो वो जिस तरह से सबको हाइस्ट के बारे में समझा रहा है, मतलब जो लोग प्रोफेशनल, जो लोग बंदूक चला रहे हैं, उन लोगों को बोल रहा है कि वहाँ पे आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है, वहाँ उसके क्लासेस दे रहे हैं। ये मतलब बंदा इतना दूर तक सोचा है। इसे जो कैरेक्टर से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इवन जो यूनिफॉर्म दिया है, ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सबको डाली मास्क और वो रेड कलर का वो ड्रेस पहनना, तो इसे जब आप सबको सेम तरह से ट्रीट करते हैं ना, तो थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है कि सामने वाले बंदे की, हाँ किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, किसी को ज़्यादा फेवर हो जाए या ये हो जाए, किसी को नहीं। इवन बर्लिन उसका ब्रदर है, फिर भी वो उसको वो कॉन्सिक्वेंस के वजह से उसको फंसाता है प्रोफेसर। तो ये मानना पड़ेगा कि उसका जो कैरेक्टर है, हिज एटीट्यूड इज समथिंग दैट कमांड्स रिस्पेक्ट। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा प्रोफेसर का ये कैरेक्टर के बारे में। मतलब अ परफेक्ट मैन टू स्टार्ट और कंप्लीट अ हाइस्ट। मतलब प्लानिंग उसकी तोड़ है। प्रोजेक्ट मैनेजर का उसको काम दे दीजिए तो वो टाइम से पहले ही कंप्लीट करा देगा। काफ़ी कॉर्पोरेट ट्विस्ट दे दिया भाई एंड में, एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आई होप तुम्हें भी मज़ा आया हो यार। मैंने मतलब तुम्हारा 1.5 घंटा बर्बाद ना किया हो। चश्मा पहनते दोनों ने किए। हम लोग करना चाहे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ऐसे बहुत प्रैक्टिस किया यार, ये तो बहुत प्रैक्टिस किया। क्या बात। ऐसे कभी ऐसे एक ही बात करता है। हाँ कभी वो अच्छा है। उसने मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने वो एक किसी सुपर हीरो पे मॉडल किया था ये ट्रेट, जो उसका चश्मा ऐसे करने वाला। मेरे को नहीं पता कौन सा था, आई थिंक रीजनल सुपर हीरो था शायद स्पेन का, बट जो भी। हीरो से याद आया, टोक्यो बोलती है कि प्रोफेसर इज क्लार्क केंट एंड सुपरमैन। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है, मतलब बचाता भी है, कभी कभी फंसा भी देता है। प्रोफेसर को पता है वो क्या कर रहा है। तो इन द एंड, जैसे तो हम लोग गेम में हमेशा बोलते हैं ऑलवेज ट्रस्ट योर कैप्टन। अगर आपको हाइस्ट करना है, ऑलवेज ट्रस्ट योर प्रोफेसर। काफ़ी इम्पोर्टेंट। या फिर ट्रस्ट योर प्रोजेक्ट मैनेजर। सब एक ही बात है। ठीक है भाई, ख़त्म करते हैं। मैं ज़रा कैमरा बंद करके आता हूँ, ठीक है? रुके रहना, मैं आता हूँ।